स्टूडेंट्स, वेलकम इन निमित फार्मा क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हमारा क्वेश्चन है आपके 1026 से लेके 1050 तक रहने वाले हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका विच कॉम्बिनेशन इज रिकमेंडेड फॉर पेशेंट्स विच हार्ट फेलियर who कैन नॉट बी टॉलरेटेड एसी इनहिबिटर्स और ARBs। जो रोगी एसी इनहिबिटर या ARB सहन नहीं कर सकते उनके लिए कौन सा संयोजक अनुशंसित है। बताइए स्टूडेंट्स, फटाफट कमेंट सेक्शन में अपने आंसर डाल दीजिए। जो जो स्टूडेंट्स लाइव देख पा रहे हैं इसको, ठीक है, वो अपने कमेंट सेक्शन में आंसर्स डालते जाएंगे, बार बार ना बोलना पड़े, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा वीडियो। ठीक है, फटाफट बताइए इसका आंसर कि जो रोगी एसी इनहिबिटर या ARBs सहन नहीं कर सकते उनमें कौन सा संयोजक अनुशासित है। बताओ फटाफट। बहुत बढ़िया, जवाब दे दीजिए गुड स्टूडेंट्स। बहुत बढ़िया, ओके, बहुत अच्छे। तो इसमें पूछ रहा है कि जो एसी इनहिबिटर्स भी नहीं कर सकते सहन, और क्या नहीं कर सकते, ARBs सहन नहीं कर सकते, तो उनके लिए कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस हो जाएगी आपकी। ठीक है, सिंपल सी ये बात याद रखने की, कौन सी फिर उसकी ड्रग ऑफ चॉइस हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया आपका हाइड्रोलाजिन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया, हाइड्रोलाजिन प्लस आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। दूसरा है आपका वीरापामिल और डिल्टाजैम। वीरापामिल और डिल्टाजैम क्या हो गया आपके, पहले बताया था मैंने, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हो गए। डिजॉक्सिन क्या हो गया आपका, आयनोट्रोपिक हो गया, यानी कि ये क्या करता है, कार्डियक हार्ट फेलियर में दिया जाता है ना। प्रोपेनॉल बीटा 1 बीटा 2 ब्लॉकर्स हो गई, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गया, और ये आपका बीटा 1 ब्लॉकर्स हो गया। हाइड्रोलाजिन क्या होता है आपका, हाइड्रोलाजिन होता है डायरेक्ट वैसोडाइलेटर्स। क्या होता है आपका, डायरेक्ट वैसोडाइलेटर्स, प्लस आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट क्या होता है आपका, ये भी आपका वही डायरेक्ट वैसोडाइलेटर हो गया। तो इसका आंसर ऑफ क्या आ जाएगा आपका, हाइड्रोलाजिन प्लस आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। तो जब ARBs भी नहीं दिए जाते किसी पेशेंट्स को, ACV इनहिबिटर्स भी नहीं दिए जाते, तो उस कंडीशन में आप क्या देंगे उस पेशेंट को, हाइड्रोलाजिन प्लस आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट का यूज किया जाता है उन पेशेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द मेजर बेनिफिट ऑफ लूप डायरेटिक्स इन हार्ट फेलियर इज। हार्ट फेलियर में लूप डायरेटिक्स का मुख्य क्या लाभ है। फर्स्ट, रिडक्शन ऑफ द पल्मोनरी एंड द पेरिफेरल कंजेशंस। सेकंड है इंक्रीज इन द मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। थर्ड है रिड्यूसिंग द हार्ट रेट ओनली। फोर्थ आपका डायरेक्ट इनहिबिशंस ऑफ RAAS। ठीक है, बताइए फटाफट। बहुत बढ़िया, ओके। तो इसमें आ जाएगा, ये क्या करते हैं आपके, ये पूछना चाह रहा है कि लूप डायरेटिक्स का, लूप डायरेटिक्स के एग्जांपल में पहले मैं आपको बता दूं, फ्यूरोसामाइड, ब्यूटानाइड, प्रिंटानाइड और आपका इथाक्राइनिक एसिड्स, ये आपके लूप डायरेटिक्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, रिडक्शन ऑफ पल्मोनरी एंड पेरिफेरल कंजेशंस को कम करने में आपके मदद करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला है, विच लूप डायरेटिक्स इज मोस्ट कॉमनली यूज इन द एक्यूट पल्मोनरी इडीमा। एक्यूट पल्मोनरी इडीमा में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली लूप डायरेटिक कौन सी है। तो मैंने ये क्या बताया, फ्यूरोसमाइड। फ्यूरोसमाइड आपकी लूप डायरेटिक, क्लोरथैलिडोन, एसिटाजोलामाइड और आपकी स्पाइरोनोलैक्टोन। तो लूप डायरेटिक तो है ही यहाँ पे एक ही दी हुई है ऑप्शन में। ठीक है, वही आपकी डायरेक्ट आंसर में आ जाएगी। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, फ्यूरोसामाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, फ्यूरोसामाइड आपकी लूप डायरेटिक्स का एग्जाम्पल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिम्टम्स इज कॉमनली सीन इन डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी में सामान्यतः कौन सा लक्षण देखा जाता है। किसकी टॉक्सिसिटी में, डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी में। पहले भी बताया मैंने, बट उस टाइम मैंने दूसरे तरीके से पूछा था। फर्स्ट ऑप्शन दिया येलो ग्रीन विजुअल डिस्टर्बेंस। स्टूडेंट्स ये बताना कौन से डोज ड्रग के साथ आता है, इसका मुझे आप कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए। दूसरा, सीवियर हेयरिंग लॉस, हाइपर एक्टिविटी, पॉलीयूरिया। फटाफट बताओ कमेंट सेक्शन में, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी जल्दी बताना है। बहुत बड़े स्टूडेंट्स बताते जाइए। बहुत बढ़िया, ओके।
ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, येलो ग्रीन विजुअल डिस्टरबेंस। किसका साइड इफेक्ट आता है आपका? डिजॉक्सिन्स का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका, येलो और ग्रीन कलर में वो आदमी क्या नहीं कर पाता, आपका डिफरेंस नहीं कर पाता है। एक आपने कलर ब्लाइंडनेस सुनी होगी, कलर ब्लाइंडनेस में आपका रेड और ग्रीन में होता है ना, कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, रेड और ग्रीन में वो डिफरेंस नहीं कर पाते। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार कलर ब्लाइंडनेस का पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, विच इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्टर्बेंस इज कॉमनली एसोसिएटेड विद लूप डायरेटिक्स थेरेपी एंड द प्रीडिस्पोंसेस टू डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। लूप डायरेटिक थेरेपी के दौरान कौन सी इलेक्ट्रो डिस्टर्बेंस डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का जोखिम बढ़ाती है? फर्स्ट ऑप्शन आपका हाइपरकैलेमिया, सेकंड आपका हाइपोकैलेमिया, थर्ड आपका हाइपर मैग्नीशियम, फोर्थ आपका हाइपर कैल्शियमिया। बताइए स्टूडेंट्स फटाफट इसका आंसर। बहुत बढ़िया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका हाइपोकैलेमिया। ये क्या करती है? क्योंकि लूप डायरेटिक्स पे आपका हाइपोकैलेमिया करवाती है और आपके साथ साथ दूसरी कौन सी ड्रग भी हाइपोकैलेमिया करवाती है? डिजॉक्सिन। और इन दोनों को साथ दे देंगे तो क्या हो जाएगा? एडिटिव हाइपोक्सिया हो जाएगा ना, हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये बी हो जाएगा। ये क्या बढ़ाते हैं? टॉक्सिसिटी का और ज्यादा जोखिम बढ़ा देते हैं हाइपोकैलेमिया ड्रग्स। अगला क्वेश्चन आपका कुछ ज्यादा ही खिसक गया क्वेश्चन आगे। ओके, सॉरी स्टूडेंट्स फॉर दिस इंटरप्शन। अगला है आपका, विच ड्रग शुड जनरली नॉट बी। ये मैंने इस हिसाब के क्वेश्चंस बनाए। ये आजकल के जो ट्रेंड चला हुआ है ना, एम्स सीआरई वगैरह के क्वेश्चंस, इसी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, लॉन्ग क्वेश्चंस पूछते हैं वो आपको, यानी कि कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। तो उसी हिसाब से मैंने बनाने की कोशिश करी आपकी कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चंस, जिससे स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। विच ड्रग शुड जनरली नॉट बी स्टार्टेड ड्यूरिंग द एक्यूट डीकम्पोस्टेड हार्ट फेलियर विद द सीवियर कंजेशंस एंड हाइपोटेंशंस। गंभीर कंजेशंस और हाइपोटेंशन वाले एक्यूट डीकम्पोस्टेड हार्ट फेलियर में सामान्यतः कौन सी दवा तुरंत शुरू नहीं की जाती है? यानी कि उस पेशेंट को पहले क्या है, कंजेशंस है और हाइपोटेंशन है, और अचानक से उसमें क्या होगा, हार्ट फेलियर हुआ, अचानक से हार्ट फेलियर हुआ, तो कौन सी दवा नहीं देनी है? फर्स्ट ऑप्शन आपका बीटा ब्लॉकर्स, सेकंड आपका फ्यूरोसामाइड, थर्ड आपका डोब्यूटामाइन, फोर्थ आपकी ऑक्सीजन थेरेपी। यानी कि ये पूछ रहा है कौन सी नहीं देनी, यानी कि बाकी तीन। अगले क्वेश्चंस में अगर कहीं आपको ये मिलता है कि कौन सी दे सकते हैं, तो बीटा ब्लॉकर्स उसमें नहीं देती पहले, तो इसका तो आंसर हो गया आपका बीटा ब्लॉकर्स उस पेशेंट को हम नहीं देंगे। कौन सी आती है बीटा ब्लॉकर्स में? एटिनोलोल, मिटोप्रोलोल, ठीक है, और आपका आईवी देंगे तो एस्मोलोल नहीं दे पाएंगे, उस तुरंत नहीं देंगे। ठीक है, और आपका बीटा ब्लॉकर्स की बात, बीटा 1 बीटा 2 ब्लॉकर में प्रोपेनोलोल। ठीक है, कौन सी देंगे हम उस पेशेंट को? फ्यूरोसामाइड देंगे, डोब्यूटामाइन देंगे और आपकी ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। अगर अगली बार क्वेश्चन आपका ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी देनी है, इसमें पूछा कौन सी नहीं शुरू करनी है और उसमें बोलेगा कौन सी शुरू करनी है, तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन मिलेगा वो आपको शुरू कर देना है। तो उसको ऑक्सीजन की थेरेपी भी देंगे, डोब्यूटामाइन भी दे सकते हैं, देंगे, और आपको फ्यूरोसामाइड। डोब्यूटामाइन क्या करेगा? फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा। फ्यूरोसामाइड क्या करेगा? लोड कम करेगा हार्ट से, यानी कि वो डायरेटिक एक्शन शो करेगा, और आपका ऑक्सीजन थेरेपी उस पेशेंट को स्टेबल करने में आपकी मदद करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हम दे सकते हैं। तो आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है, जैसे जो भी आप एमसीआरई किसी ने दिया होगा अभी या पिछला जब भी, तो आजकल इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वो पहले वाला गया कि सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाए वो नहीं होगा, अब अलग सा ट्रेंड चला हुआ है। अगला है, विच लेबोरेटरी टेस्ट इज मोस्ट यूजफुल फॉर मॉनिटरिंग रीनल फंक्शंस आफ्टर स्टार्टिंग एंड एसी इनहिबिटर्स इन हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में एसी इनहिबिटर शुरू करने के बाद रीनल फंक्शन की निगरानी के लिए कौन सा परीक्षण सबसे अधिक उपयुक्त है? ठीक है, हार्ट फेलियर का कोई पेशेंट था, उसमें एसी इनहिबिटर हमने शुरू करी। ठीक है, एसी इनहिबिटर जब हमने शुरू करी, ठीक है, जो भी प्रील बताए थे आपको वो सब हमने शुरू करा, तो उसके बाद रीनल फंक्शन की, यानी कि वो उसकी किडनी सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है, उसके लिए कौन सा टेस्ट लगाएंगे? फर्स्ट आपका सीरम क्रिएटिनिन, दूसरा सीरम बिलिरुबिन, हीमोग्लोबिन ओनली और सीरम एमाइलेज। बताइए फटाफट स्टूडेंट्स। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सीरम क्रिएटिनिन। कौन सा हो जाएगा उसका? आपका सीरम क्रिएटिनिन जो है, सीरम क्रिएटिनिन का बार बार हम टेस्ट लगा के देखेंगे। इसमें क्या होगा कि आपके किडनी का पता चल जाता है। किडनी का मेन काम क्या होता है? आपका यूरिया के जो भी मतलब ये क्या नाइट्रोजन जिनस वेस्ट होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालने का काम होता है किडनी का। अगर सीरम के अंदर क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ रहा है, इसका मतलब किडनी आपकी काम ठीक से नहीं कर रही है, इसलिए उसमें कौन सा टेस्ट लगा के देखा जाता है? आपका सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट लगा के देखा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इलेक्ट्रोलाइट्स शुड बी मॉनिटर्ड क्लोजली इन पेशेंट्स रिसीविंग एसी इनिबिटर्स एंड स्पाइरोनोलैक्टोन टुगेदर। एसी इनिबिटर और स्पाइरोनोलैक्टोन साथ लेने वाले रोगियों के में किस इलेक्ट्रोलाइट की विशेष निगरानी की आवश्यकता है। ठीक है, किसी को एसी इनिबिटर्स भी दिए जा रहे हैं और आपके क्या दिए जा रहे हैं, स्पाइरोनोलैक्टोन, तो उस रोगी में कौन सी इलेक्ट्रोलाइट को ज़्यादा ध्यान से देखा जाएगा। फर्स्ट है सोडियम, सेकंड है पोटेशियम, थर्ड है क्लोराइड, फोर्थ है फॉस्फेट। बताइए फटाफट स्टूडेंट्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ओके, तो उस पेशेंट में सोडियम नहीं देखेंगे, उसमें हम क्या देखेंगे, आपका पोटेशियम का लेवल चेक करके देखा जाएगा बार बार। पोटेशियम की नॉर्मल रेंज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप, मैंने बहुत बार बताई है, जो लगातार नियमित फार्मा क्लासेस के साथ जुड़े हुए हैं उनको मैंने बहुत ये रेंज बताई हुई है। ठीक है, फटाफट कमेंट सेक्शन में डालिए। नेक्स्ट आपका, विच ड्रग हैज़ बीन शोन टू रिड्यूस द हॉस्पिटलाइजेशंस एंड मोर्टिलिटी इन द हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शंस फ्रैक्शंस। ठीक है, HFrEF में हॉस्पिटलाइजेशन तथा मोर्टिलिटी दोनों कम करने का प्रमाण किस दवा के लिए है। ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन और मोर्टिलिटी, मरने की दर को कम करने कौन सी दवा के पास प्रमाण, डेपाग्लिफ्लिजोन, डिजॉक्सिन अलोन, वीरापामिल और आपका लीडोकेन। बताइए स्टूडेंट्स फटाफट। तो हार्ट फेलियर में कौन सी ड्रग का है आपका। ओके, बहुत बढ़िया। देखिए ये आपकी जितनी भी ग्लिफाजोलिन है ना, ये इसका आंसर तो हो जाएगा डिजॉक्सिन, क्योंकि ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, बार बार बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म भी बताई है मैंने इसकी। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है, साइड इफेक्ट बताए, तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा तो नहीं, हार्ट की एक्टिविटी आपकी ठीक हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये इसलिए इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच अरिथमिक इज जनरली प्रीफर्ड इफ ए पेशेंट्स डेवलप द वेंट्रिकुलर अरिथमियासिस ड्यू टू डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के कारण वेंट्रिकुलर अरिथमियासिस होने पर सामान्यतः कौन सा अरिथमेटिक दवा पसंद की जाती है। ठीक है, कि कौन सी डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के कारण वेंट्रिकुलर अरिथमिया हो गया तो कौन सी एंटी अरिथमिक दवा आप उसमें देंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपका लीडोकेन। ठीक है, ये भी आपकी एंटी अरिथमिक ड्रग होगी। वीरापामिल हो गया, एडिनोसिन और डिल्टाजेम। बताइए फटाफट आंसर करिए। ओके, तो इसमें आप कौन सी दवा देंगे, आपकी लीडोकेन। कमेंट सेक्शन में बताइए किस क्लास की ड्रग है, जैसे क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ, इस तरह से जो डिवाइड किया गया एंटी अरिथमिक को, उसमें से लीडोकेन कौन सी क्लास में आती है। फटाफट कमेंट सेक्शन में डालिए। विच मैकेनिज्म बेस्ट एक्सप्लेन्स द मोर्टेलिटी बेनिफिट्स ऑफ एसी इनिबिटर्स इन क्रोनिक हार्ट फेलियर। क्रोनिक हार्ट फेलियर में एसी इनिबिटर्स द्वारा मोर्टेलिटी कम होने का मुख्य कारण क्या है। यानी कि क्रोनिक हार्ट फेलियर में एसी इनिबिटर्स द्वारा जो मोर्टेलिटी कम हो जाती है देने से, यानी कि यानी डेथ होने का चांसेस कम हो जाता है, वो किस कारण होती है। तो एसी इनिबिटर्स क्या कहते हैं, इनिबिटिंग ऑफ मेलाडेप्टिव RAAS एक्टिवेशंस एंड वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग। डायरेक्ट स्टिमुलेट्स, बीटा ब्लॉकर नहीं, ये तो डायरेक्ट स्टिमुलेट नहीं कहते बीटा ब्लॉकर्स को। इंक्रीज द सोडियम रिटेंशन, ब्लॉकेज द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका आंसर नंबर ए आ जाएगा, इनिबिशंस ऑफ द मेलाडेटिव RAAS एक्टिवेशंस एंड वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग का काम किसका होता है, आपका ACE इनिबिटर्स का होता है। ठीक है, विच मेडिकेशंस should not be combined with sacubitril because if any increase the risk of the angioedema। angioedema के बढ़े हुए जोखिम के कारण sacubitril के साथ किस दवा को नहीं देना चाहिए। तो पहला ऑप्शन आपका एनाप्रिल, दूसरा फ्यूरोसमाइड, तीसरा डिजॉक्सिन, चौथा आपका स्पाइरोनोलैक्टोन। फटाफट बताइए। तो कौन सी नहीं देंगे हम, क्या नहीं देंगे आप, एसी इनिबिटर्स नहीं देंगे। कौन सी, इनालाप्रिल और, ठीक है, इनालाप्रिल एसी भी इनिबिटर्स नहीं देंगे। स्टूडेंट्स आप कमेंट सेक्शन में एक और बात पूछता हूँ, जितने भी एसी इनिबिटर्स हैं उनमें जो एक्टिव ड्रग है उसका नाम बताइए मुझे। दो ड्रग होती है मेनली एक्टिव ड्रग, तो दोनों का नाम कमेंट सेक्शन में बताइए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेटमेंट्स अबाउट डिजॉक्सिन इज करेक्ट। डिजॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, इट इम्प्रूव्स द सर्वाइवल इन ऑल पेशेंट्स विद हार्ट फेलियर। It has a narrow therapeutic index and requires careful monitoring. Next option है, it is contraindicated in atrial fibrillations. अगला ऑप्शन है, it is the beta selective agonist। बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट डिजॉक्सिन के लिए करेक्ट है। ठीक है,
तो डिजॉक्सिन क्या करता है, मैंने बार बार बताया है आपको। जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, इस फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, वहां पे मैंने कुछ नैरो थेरापेटिक ड्रग बताई थी, उसमें सबसे पहले मैंने डिजॉक्सिन ही बताया था। तो ये क्या रखता है, इट हैज ए नैरो थेरापेटिक इंडेक्स एंड रिक्वायर द केयरफुली मॉनिटरिंग। क्योंकि अगर इसकी डोज थोड़ी ऊपर या थोड़ी नीचे होती है तो ये मिनिमम जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है उससे नीचे आ जाएगी, यानी कि उसमें क्या होगा, ये एक्शन शो नहीं करेगी, और अगर थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो अपनी टॉक्सिसिटी शो करने लग जाएगी। तो इसलिए इनको क्या बोला गया, इट हैज ए नैरो थेरापेटिक इंडेक्स एंड रिक्वायर्ड द केयरफुली मॉनिटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग इज रिकमेंडेड टू रिड्यूस द मोर्टेलिटी इन पेशेंट्स विद HFrEF एंड द इजेक्शंस फ्रैक्शंस। अगर ये 35 डिग्री कम है तो डेस्पेट्स ऑप्टिमल थेरेपी। तो HFrEF ये कितना है, 35 से कम है, तो में ऑप्टिमल थेरेपी के बावजूद मोर्टेलिटी कम करने के लिए कौन सी दवा अनुशंसित है। फर्स्ट ऑप्शन आपकी स्पाइरोनोलैक्टोन, अगला है डिजॉक्सिन, वीरापामिल और लिडोकेन। बताइए फटाफट। तो इसमें कौन सी ड्रग हो जाएगी आपकी, बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, वेरी गुड। तो कौन सी ड्रग होगी आपकी, स्पाइरोनोलैक्टोन। कौन सी ड्रग होगी आपकी, स्पाइरोनोलैक्टोन। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं हम। देखो स्टूडेंट्स, हार्ड की तरफ मत सोचिए कि इतने हार्ड हैं, आपको ये याद कर लेने हैं, क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड चला हुआ है ना, ज़्यादातर जो मैंने ये क्वेश्चंस बनाए हैं ये हाइपरटेंशन से है ना, मतलब ये जो हार्ट वाला जो टॉपिक है आपका ना, कार्डियोवैस्कुलर जो सिस्टम का जो फार्माकोलॉजी का टॉपिक है, ज़्यादातर जो MCQs हैं, एम्स ज़्यादातर जो कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन है वो यहीं से उठा रहा है, इसलिए मैंने इसी टॉपिक के इस तरह के क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको तैयारी करते रहना। नहीं समझ में आ रहा पढ़ लीजिए, अगर ऐसा क्वेश्चन सेम एज इट इज आता है तो आप टिका देना फिर वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ड्रग शुड बी अवॉइडेड इन HFrEF बिकॉज ऑफ इट्स नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट। नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट के कारण HFrEF, ये इसकी फुल फॉर्म ऊपर मैंने बताई हुई है ना, वहाँ देख लेना, में किस दवा से बचना चाहिए। तो किस दवा से बचना चाहिए, वीरापामिल, फर्स्ट ऑप्शन इनालाप्रिल, डापाग्लिफ्लोजोन और कार्बिडिलोल। बताइए फटाफट स्टूडेंट्स। ओके, तो कौन सी ड्रग आ जाएगी, वेरी गुड, वीरापामिल से बच के रहना चाहिए आपको। ठीक है, अगला है, विच ड्रग इज मोस्ट लाइकली टू कॉजेज ए परसिस्टेंट ड्राई कफ इन पेशेंट्स विच हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर के रोगियों में लगातार सूखी खांसी किस दवा से सबसे अधिक होती है। बहुत बार बताया मैंने ये साइड इफेक्ट, ड्राई कफ। ठीक है, तो किस में होती है, इनालाप्रिल ऑप्शन ए, दूसरा लोसार्टन, तीसरा फ्यूरोसमाइड, फोर्थ है डिजॉक्सिन। बताइए फटाफट, बहुत बार बताया मैंने, गलत नहीं बताएगा कोई भी। ठीक है, वेरी गुड। इनालाप्रिल जो होती है, जितनी भी AC इनहिबिटर्स आपकी होती हैं, इसका अगर साइड इफेक्ट पूछे तो आपको क्या बताना है, ड्राई कफ। सॉरी स्टूडेंट्स। Which ARB is commonly used as an alternative in patients who develops AC inhibitors induced cough। AC inhibitor में कफ होने पर सामान्यतः किस ARB का उपयोग किया जाता है, वेलसार्टन, वीरापामिल, ठीक है, डिजॉक्सिन और आपका मिलरेनिन। बताइए फटाफट, बहुत बढ़िया। कौन सा दिया जाता है, आपकी जितनी भी सार्टन आती है ना, उन सार्टन्स को इसके बाद दिया जाता है। तो क्या आ जाएगा ऑप्शन में, वेल सार्टन। चलो बताइए इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कमेंट सेक्शन में डालिए फटाफट। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वेल सार्टन बताया मैंने, 10 बार बता चुका हूँ ऊपर, अगर जो लगातार जुड़ा हुआ है उनको पता होगा, जो अभी नए जुड़े हैं वो स्टूडेंट्स इसको पीछे के वीडियोज़ में देख लीजिए, कंप्लीट कंसेप्ट के हिसाब से बताया गया है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्लास ऑफ ड्रग्स प्राइमरली रिड्यूस प्रीलोड इन हार्ट फेलियर बाई वेनोडाइलेशन। वेनोडाइलेशन द्वारा प्रीलोड कम करने वाली दवाएं कौन सा वर्ग है। फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रेट्स, सेकंड है बीटा ब्लॉकर्स, थर्ड है कार्डिक ग्लाइकोसाइड, फोर्थ है आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसकी हम बात करते हैं, तो इसमें कौन सी ड्रग्स आती हैं जो आपके डायरेक्ट वैसोडाइलेटर्स होती है। कौन सी ड्रग होती हैं आपकी जो डायरेक्ट वैसोडाइलेटर्स होती हैं। तो यहाँ पे कौन से डायरेक्ट वैसोडाइलेटर, नाइट्रेट्स जो हैं, डायरेक्ट सोडियम नाइट्रोक्लोराइड हो गई, ठीक है,
इस तरह के इसके एग्जांपल्स होते हैं। मिनॉक्सिडिल वगैरह भी डायरेक्ट वैसोडायलेटर्स के तौर पे, बट जो नाइट्रेट्स होती हैं वो वेन को और आर्टरी को दोनों को डायलेट करने का काम करती है, प्री लोड और पोस्ट लोड दोनों कम करती हैं। अगला क्वेश्चन है, विच पैरामीटर्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर ड्यूरिंग द लॉन्ग टर्म डिजॉक्सिन थेरेपी। लॉन्ग टर्म डिजॉक्सिन थेरेपी के कारण किस पैरामीटर की निगरानी सबसे महत्वपूर्ण है। फिर से क्वेश्चन आगे दोबारा से, सीरम पोटेशियम एंड रीनल फंक्शन, सीरम बिलोरुबिन ओनली, सीरम ब्लड ग्लूकोज ओनली, सीरम कैल्शियम। बहुत बढ़िया, फटाफट जवाब दीजिए इसका। अभी ऊपर भी आया था क्वेश्चन, दोबारा से आया, इसमें एक चीज ऐड करके दोबारा से पूछी हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए सीरम पोटेशियम एंड रीनल फंक्शन, सीरम पोटेशियम एंड रीनल फंक्शन इसका आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, अच्छे जवाब दे रहे हैं आप। नेक्स्ट आपका, ए पेशेंट्स ऑन डिजॉक्सिन डेवलप्स नोजिया, वोमिटिंग, ब्लड येलो विजन एंड द वेंट्रिकुलर इक्टोपिक बीट्स, द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इन। डिजॉक्सिन लेने वाले रोगियों में नोजिया, वोमिटिंग, येलो विजन और वेंट्रिकुलर इक्टोपिक बीट्स दिखाई देते हैं, सबसे संभावित निदान क्या है। फर्स्ट, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, मायोकार्डियल इन्फेक्शंस, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरथायरॉयडिज्म। बताइए फटाफट स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन बड़ा है, जिसको साइड इफेक्ट पता है उसके लिए एकदम इजी है। क्वेश्चन इसलिए बड़ा डाला मैंने क्योंकि जब आपको पेपर में इतना बड़ा दिखेगा तो आप सोचेंगे पढ़ने की जहमत ही नहीं उठाएंगे। पढ़ने की जहमत उठानी स्टूडेंट्स, इतना जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना ही आंसर उसका ईजी होता है। उसमें कोई भी एक चीज़ आपको पकड़ लेनी है, आंसर सीधा आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा इसमें, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। कौन सी टॉक्सिसिटी होती है, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं इस प्रकार अगला, विच ड्रग शुड जनरली बी withheld for at least 36 hours before starting sacubitril या valsartan। sacubitril या valsartan शुरू करने से पहले सामान्यतः कम से कम 36 घंटे तक किस दवा को बंद रखना होता है। एसी इनिबिटर्स, लूप डायरेटिक, डिजॉक्सिन और स्पाइरेनोलैक्टोन। फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, एसी इनिबिटर्स को बंद करके रखा जाता है। कौन सी ड्रग्स को, एसी इनिबिटर्स को पहले ही 36 घंटे। याद रख लेना स्टूडेंट्स, पहले बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एम्स में पूछे हुए हैं, जो सीआरई हो रही है उसमें आजकल इसी टाइप के फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन आ रहे हैं, 2-4 क्वेश्चन इसी टाइप के फंसते हैं। ठीक है, उनको देखते ही स्टूडेंट्स का मनोबल गिर जाता है, स्टूडेंट सोचता है अब क्या करना है। तो स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन को पढ़ना है पहले, आराम से थोड़े ठंडे दिमाग से सोचना है, उसके बाद उसका सोल्व करना है। जो भी एग्जाम होता है उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, तो हमें पहले ही उसकी उसी हिसाब से तैयारी करते हुए चलना है। ठीक है, विच मेडिकेशंस हैज बोथ बीटा ब्लॉकर्स एंड अल्फा 1 ब्लॉकिंग प्रॉपर्टीज एंड इम्प्रूव द सर्वाइवल इन द क्रोनिक हार्ट फेलियर। कौन सी दवा बीटा ब्लॉकिंग तथा अल्फा 1 ब्लॉकिंग दोनों गुण रखती है और क्रोनिक हार्ट फेलियर के सर्वाइवल सब बढ़ाती है। बहुत बार बताया मैंने क्वेश्चन, अब गलत करा ना किसी ने, बताइए फटाफट। बहुत बढ़िया, बताते जाइए स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से पता है मैंने क्वेश्चन, 2-3 बार बताया हुआ है ना। ओके, कार्विडिलोल। कार्विडिलोल कौन सी प्रॉपर्टी रखता है, अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी भी और आपकी बीटा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी, दोनों गुण रखता है और क्रोनिक जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं उनका सर्वाइवल बढ़ाने में काम दिया जाता है। कौन सी, कार्विडिलोल। डोज भी बताइए, 6.25 मेनली यूज की जाती है। Which statements regarding SGLT2 inhibitors in heart failure is correct? हार्ट फेलियर में SGLT2 inhibitors के बारे में कौन सा कथन सही है। They are useful only in patients with diabetes. They reduce the hospitalizations for heart failure. ठीक है, for heart failure and improve the cardiovascular outcomes. They are the contraindicated in all heart failure patients. They act blocking the beta 1 receptors. बताइए फटाफट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वेरी गुड, ओके, इसका हो जाएगा द रिड्यूस द हॉस्पिटलाइजेशन फॉर हार्ट फेलियर एंड इम्प्रूव द कार्डियोवैस्कुलर आउटकम। तो SGLT2 कौन सी ड्रग है ऊपर पहले बताया हुआ है मैंने, जो ध्यान से देख रहा है उसको सब पता चल पा रहा है। टाइम पास नहीं करने का स्टूडेंट्स, टाइम आपका इतना इंपॉर्टेंट है, उस टाइम की कदर करनी है, वरना जब टाइम निकल जाएगा तो फिर कदर करने का समय नहीं बचेगा तो बड़ी मुसीबतें बढ़ जाती हैं। ठीक है, विच ड्रग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द इमीडिएट सिंपथोमेटिक रिलीफ इन एक्यूट पल्मोनरी इडीमा। एक्यूट पल्मोनरी इडीमा में तुरंत लक्षणात्मक राहत के लिए कौन सी दवा सबसे उपयुक्त है।
यानी कि एक्यूट पल्मोनरी जो इडीमा है में तुरंत लक्ष्यात्मक राहत के लिए कौन सी दवा सबसे उपयुक्त है? फर्स्ट ऑप्शन फ्यूरोसामाइड, डिजॉक्सिन, स्पाइरोनोलैक्टोन आपकी एटिनोलॉल। ठीक है, अचानक से किसी को पल्मोनरी इडीमा हुआ है तो कौन सी ड्रग सबसे उपयुक्त है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। ठीक है, क्वेश्चन ही बड़ा दिख रहा है, बाकी है इजी। तो ऑप्शन नंबर ए लूप डायरेटिक्स फ्यूरोसामाइड। इसके आगे लिखा भी आईवी, अचानक से कोई भी आएगा तो उसको आईवी दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? एक तो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बिल्कुल कम होता है, मतलब तुरंत एक्शन शो करती है। दूसरा 100% बायोबिलिटी होती है आईवी रूट्स की। तो इसलिए एक्यूट जब इडीमा होगा आपको पल्मोनरी इडीमा, तो कौन सी ड्रग देंगे? फ्यूरोसामाइड, जो लूप डायरेटिक्स का एग्जाम्पल होती है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्रोनिक हार्ट फेलियर थेरेपी इज ट्रू। क्रोनिक हार्ट फेलियर थेरेपी के बारे में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है डिजॉक्सिन अलोंग द सिग्निफिकेंट रिड्यूस मोर्टेलिटी, एसी इनिबिटर्स ARNI, एविडेंस बेस्ड, ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स MRAS एंड द SGLT2 इनिबिटर्स फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ HFrEF थेरेपी। Calcium channel blockers are the first line drug for all the HFrEF patients and the loop diuretic improve the long term survival independently। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। ये क्या बताया है इसमें कि एसी इनिबिटर्स, ठीक है, एविडेंस बेस्ड बीटा ब्लॉकर्स MRAS एंड द SGLT2 इनिबिटर्स फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ HFrEF थेरेपी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको लगातार, बस मैं आपको एक बात बता दूं, लगातार इसी हिसाब से आपके पढ़ते हुए चलना है। तैयारी आपकी जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं बहुत बढ़िया से लगे हुए हैं, इधर उधर भटकने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलिए, जिससे क्वेश्चंस आपके सोल्व होने में आपको मदद मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए, लगातार जुड़े रहिए नियमित फार्मा क्लासेस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करके जाना स्टूडेंट्स। ठीक है, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा उन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है और एक एगोनिस्ट एक्टिविटी शो करते हुए चलना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को जय हिंद, जय भारत, सुरक्षित रहिए।